नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है विकास जी, जिनका एक बिल्डिंग मटेरियल है महादेव बिल्डिंग मटेरियल करके। ये कुछ परेशान हैं आज, तो इनकी कुछ समस्या है। बताइए विकास जी, क्या समस्या है आपकी? नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार, प्रोप्राइटर महादेव बिल्डिंग मटेरियल। मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी समस्या लेके करेंट अकाउंट खोलने के लिए। तो बहुत सारे लोग जैसे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी रखते हैं। फिर प्रॉब्लम्स क्या है कि जैसे हम लोग बैंकों में जाते हैं, बैंकों में जाने के बाद एक तो बैंक के लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है कि आपको हर एक चीज़ों के बारे में बताएं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ों की जानकारी लेने के लिए मैं अभिषेक जी के यहाँ आया हूँ, जो कि पेशे से एक बैंक मैनेजर भी हैं और ये शायद मेरी समस्याओं को सुलझा सकें। तो अभिषेक जी, आप हमको बताइए कि करेंट अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल विकास जी, मैं आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान करूंगा जी आपकी बात सही है कि बैंकों में इस समय कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होने की वजह से और पब्लिक का दबाव बहुत ही बढ़ गया है आजकल, जी जिसकी वजह से हम सभी कस्टमर को समय नहीं दे पाते। हमारे पास समय बहुत ही कम रहता है जी और कई बार हम आपको सही सलाह भी नहीं दे पाते हैं, जो कि हमें देना चाहिए। हम कोशिश तो पूरी करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है कभी कभी। जी तो इस दबाव को हम लोग भी झेलते हैं, आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है बैंकों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आज आपको बताता हूं कि करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। जी जी तो अगर आपका बिल्डिंग मटेरियल का है तो आपको सबसे पहले जीएसटी लेना होगा। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आपको एक उद्यम का कार्ड बनाना पड़ेगा। जो पहले उद्योग आधार था, अब उद्यम करके हो गया है, चेंज हो गया है। जी तो क्योंकि कोई भी करंट अकाउंट या कुछ भी अकाउंट खोलने से पहले, चाहे सेविंग हो चाहे करंट हो, तो उसके लिए हमें केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है, आरबीआई की गाइडलाइन की होती अच्छा, है। ये बताइएगा हमको कि उद्यम आधार बनाना या फिर जीएसटी लेना। जीएसटी लेना तो बिना आप पैन के जीएसटी ले नहीं सकते हैं, ठीक है। उद्यम आधार लेने के लिए आप क्या जी उसके लिए भी आपको पैन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं होगी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जीएसटी आप लेते हैं, आप अपना पर्सनल पैन पे भी ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने फर्म का ही पैन बनवाना होगा। जो आपका पर्सनल पैन होता है उससे भी आपको जीएसटी अलॉट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जब आप उद्यम बनवाएंगे जी तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो आप ठीक अपने आधार से ही, क्योंकि उद्योग आधार भी जो था पहले, वो जी आधार से ही बन जाता था। अच्छा, ठीक है। अभिषेक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड को लेके ही पैन कार्ड बनाया जाता है, ठीक है। तो केवल आधार के बिहार पे हमारा जीएसटी वगैरह नहीं बन सकता है? जीएसटी जीएसटी को ना, अगर हम चाहें कि जीएसटी ले लें आधार कार्ड के बिहार पे, तो ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है मुश्किल है। जीएसटी का मैं बहुत जानकार तो नहीं हूँ, जी क्योंकि हम लोग पेशे से एक बैंकर हैं। जी तो लेकिन वहाँ पे क्योंकि आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मॉनिटर करना होता है, जो कि आधार से पॉसिबल नहीं है, जी तो इसलिए आपका वहाँ पे पैन कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है अभिषेक जी। अच्छा, ये बताइए हमको, करेंट अकाउंट खोलने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? करंट अकाउंट के लिए जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जीएसटी लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपका एड्रेस भी होता है और जीएसटी नंबर होता है। हमें एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो दो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए आपका अकाउंट खोलने के लिए। जी जीएसटी में हमें दोनों ही मिल जाता है। अगर वो नहीं है तो आप उद्यम बनवा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। जी क्योंकि बहुत सारी फर्म ऐसे चीज़ें या काम करती हैं जिसमें जीएसटी की ज़रूरत नहीं है या टर्नओवर उतना नहीं है, तो जीएसटी लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, बैंक में हमको जाने पे ये भी होता है कि आप अभी बोले कि आपको एक फ़ोटो आईडी चाहिए और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कई बैंकों में गए तो वो बोलते हैं कि अगर आप जैसे जो दुकान मैंने लिया है, ठीक है, उस दुकान का जो आपने वहाँ दुकान लेने के बाद या तो आप वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए, या फिर आपने लीज लिया हुआ, अगर लीज पे लिया हुआ है तो वो लीज का डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि हम अपना एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं कि ये एड्रेस प्रूफ है हमारा? इसमें देखिए, अगर आपका यूनिट या आपका शॉप जहाँ भी है, जी अगर उसका आप कोई वैलिड प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं जी तब तो अच्छी बात है। जी और अगर आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तब आपसे बिजली का बिल या टेलीफोन का बिल
ये सब चीज़ें मांगा जाता है कि आपने जो दुकान खोला है जी वो आपका उसी पते पे है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी फेक कंपनियां इसी तरह या फर्में बना के जी नकली एड्रेस प्रोवाइड करती थी पहले, जी और इसका सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये लोग क्या है कि ट्रांजैक्शन करते हैं जी और बाद में जब बैंकों में उसको वेरिफिकेशन के लिए आता था जी। तो वहाँ पे पता चलता था कि उस नाम से कोई दुकान ही नहीं है। अच्छा तो ये हमारे देश की इकॉनमी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जिम्मेदारी बैंकों को दी गई है कि आप एड्रेस वेरिफिकेशन कराइए उनका। तो इसलिए हम आपसे एक ऐसा प्रूफ मांगते हैं, अगर आप लीज एग्रीमेंट कराए हैं जी तो मतलब आपने वहाँ पे दुकान खोला है, जी या फिर आपका रेंट एग्रीमेंट है। और अगर आपके पास ये सब कुछ भी नहीं है तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आप बैंक एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप प्लीज़ मेरा यूनिट वेरिफिकेशन कर दीजिए। अगर बैंक एम्प्लॉय जाके यूनिट वेरिफिकेशन पर्सनली करता है तो वो भी आपके एड्रेस प्रूफ का ही काम करता है। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जो दुकान मैंने लिया है, ठीक है, अगर वो मेरे फादर के नाम से है, ठीक, लेकिन जीएसटी जो मैंने जीएसटी लिया है वो अपने खुद के नाम पे लिया है, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए भी क्या हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा या अपने आईडी से ही सारा सब कुछ हो जाएगा? क्योंकि ये तो वेरीफाई हो जाएगा, मेरे आधार पे मेरे फादर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर देगा तो कि आप कहना चाहते हैं कि दुकान आपके फादर के नाम पे जी है? जी, जो लैंड है। अच्छा, लैंड जो मतलब एड्रेस है वो आपके फादर के नाम जी पे है। जी तो दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये क्रिएट हो जाता है कि अब आपके पिता के नाम पे और आप दुकान चलाना चाहते हैं, जी। तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं कि उनसे आप रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए। अच्छा। या नोटराइज करा लीजिए कि ये हमारे लड़के हैं या फला फला हैं और ये हमारे यहाँ मतलब दुकान खोल रहे हैं, जी। तो वो एक प्रूफ में आ जाता है। इस तरह से कल को अगर क्या होता है कि बैंकर का जो एक व्यू एंगल होता है या लीगल एंगल बोल सकते हैं कि कल को आपके पिताजी से अगर विवाद हो जाता है और वो दुकान बंद कर देते हैं जी तो फिर इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फर्दर अगर आप करंट अकाउंट खोलते हैं तो फिर आप लोन के लिए भी जाएंगे जी कि आपको कैश क्रेडिट दे दिया जाए, ओडी दे दिया जाए, या टर्म लोन की अगर आपको ज़रूरत है तो इसलिए ये वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। जी। तो आप अपने फादर से या पापा से, पिताजी से ही एक रेंट एग्रीमेंट सिंपल बनवा लीजिए। अच्छा, ये कह रहे थे अभिषेक जी, अभी जैसे आपने सुना होगा ऑनलाइन स्कैम बहुत सारा होता है, जैसे ट्रांजैक्शन स्कैम करते हैं, लोग जाते हैं और दुकानों पे जाने के बाद स्कैन करते हैं, मतलब परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग करने के बाद पेमेंट मोड जो होता है उनका ऑनलाइन स्कैनर के थ्रू होता है, तो स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद क्या है कि पुराना कोई ट्रांजेक्शन वो दिखा देते हैं दुकानदार, तो पर अपना नाम पड़ेगा कि हाँ ये मेरा नाम है, मेरे दुकान का, उसके फॉर्म का नाम रहता है, और जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल दिखा दिया, ठीक है, उसके बाद वो वहाँ कस्टमर जो है निकल के चला गया। फिर ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है उस हिसाब से उनको लॉस हो जाता है, ठीक है, ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। मैंने भी एक ऐसा वीडियो देखा है जिसमें कि कुछ ऐप अभी आ रहा है जी जी जिसमें कि आप जब स्कैन करते हैं तो वो एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके और वहाँ पे सक्सेस करके दिखाएगा, जी और वो कस्टमर आपको दिखा देगा कि देखिए सक्सेस हो गया है, लेकिन आपके स्पीकर पे कोई आवाज़ नहीं आएगा ना आपको कोई मैसेज क्रेडिट का आएगा। जी जी तो वहाँ पे दुकानदार जो है थोड़ा सा ठगा हुआ अपने आप को महसूस करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ज़रूर ले लीजिए, जी जिससे कि जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ फ्रॉड या कुछ आपको लग रहा है कि गड़बड़ करने की कोशिश हो रही है जी तो आप तुरंत मोबाइल बैंकिंग में अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। ओके। तो आपके हाथ में ही अभी बैंक है, तो आपको बैंक आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे चेक कर लीजिए। और आप जब भी करंट अकाउंट या कोई अकाउंट खोलते हैं तो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर कोड ये सब ज़रूर लीजिए। और सुरक्षा ही बचाव है, सतर्कता ही बचाव है। ठीक है, सतर्कता से याद आया मुझे कि अगर मान लीजिए कभी कोई कस्टमर को मुझे पेमेंट देना है, मतलब अपने यहाँ होता है क्या, हम लोगों के यहाँ परचेजिंग होती है, सरिये का परचेजिंग हो गया या फिर मोरन वगैरह आता है उसका परचेजिंग हो गया, सीमेंट हुआ सीमेंट का परचेजिंग होता है, तो कभी कभी किसी पार्टी को हम पेमेंट करें, गलती से किसी और पार्टी को चली गई, ठीक है, तो इसके लिए भी कोई व्यवधान इसमें है कि क्या कैसे वो रिवर्ट हो जाए, मेरा अमाउंट जो है वो रिवर्ट आ जाए? ये देखिए बहुत ही कॉमन समस्या है जिससे कि हमारे बड़े जो करंट अकाउंट होल्डर हैं या सेविंग अकाउंट होल्डर है जो बहुत पैसा अपने खाते में रखते हैं, जी 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 जी, तो वो डरते हैं बैंक से। हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ले लीजिए और आप इसको खुद से करिए, तो उनकी यही समस्या है कि वो कहते हैं कि सर अगर हमसे गलती हो जाएगी तो हम उसको रिवर्स नहीं करा पाएंगे अगर गलत खाते में चला जाता है पैसा।
और अगर आप करेंगे तो आप कराएंगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो ये तो सर बैंकों की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। होती है, बिल्कुल विकास जी, हमारी जिम्मेदारी है। इस पे क्या कोई हम लीगल एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल विकास जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लीगल एक्शन ले सकते हैं इस पे, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके अकाउंट से गलत खाते में कहीं पैसा जाए तो आप इसको तुरंत ही रिपोर्ट करिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार आप लेट में रिपोर्ट करते हैं तो हम बैंक को मेल करेंगे, तब तक वो पैसा निकाल चुका होता है। अच्छा, रिपोर्ट में हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह देना होगा? हाँ विकास जी, जैसे कि आप जो भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको बैंक को पूरी जानकारी देनी होती है कि जैसे कि आपका नाम क्या है जी, किस अकाउंट से पैसा निकला है, अकाउंट नंबर आपको देना है जी, किस तारीख को पैसा निकला है और कितने रुपए मतलब आपके खाते से नेफ्ट किए गए, नेफ्ट हुआ है या आरटीजीएस हुआ है या फिर आईएमपीएस हुआ है जी। और आपने इंटरनेट बैंकिंग से भेजा है कि मोबाइल टाइमिंग बैंकिंग के से साथ, भेजा है। टाइमिंग के साथ टाइमिंग तो नहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेट और अमाउंट से हम उसको ट्रेस कर लेते हैं जी, जी, और हम इसको कंप्लेंट डालते हैं और वहाँ पे अगर पैसा अवेलेबल है तो वो तुरंत ही पैसा वापस कर देते हैं। वो दूसरे बैंक जिस खाते में गया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं ये भी देखता हूँ अभिषेक जी, अगर हम लोग जाते हैं बैंक में, बहुत बारी ऐसा देखा है, बैंक के ऊपर इतना प्रेशर भी है। मैं जब भी जाता हूँ बैंक पे देखता हूँ बहुत भीड़ वगैरह रहता ही रहता है, तो बैंक एम्प्लॉय इन सब चीज़ों से कतराते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, आप इसको ये करके इस समय आइए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई लीगल चीज़ें दे सकते हैं कि नहीं ये चीज़ आपको करना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है? और कहीं ना कहीं ये होता है कि लोग अपने जिम्मेदारी से भी भागते हैं। अब इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कहीं कहीं क्या है कि बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होती है क्या करना है। समस्या ये है जी, 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 क्योंकि अगर उस आदमी ने या उस बैंकर ने या उस विभाग जो भी है, अगर वो उस तरह की समस्याओं को अगर नहीं हैंडल किया है जी, तो वो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। जी, जी, लेकिन हम बैंकर्स जो हैं, अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो हम उसको पूछते हैं कहीं से भी या पता करके या जो भी है अपने सीनियर से कांटेक्ट करके जी, या जो लीगल डिपार्टमेंट है या जिस तरह का डिपार्टमेंट अपने हायर अथॉरिटी से पता करके जी, उस समस्या का समाधान जरूर करते हैं। जी, एक आपको सलाह देना चाहूँगा, जब भी आप इस तरह के कोई कंप्लेन करिए जी, उसका आप 2 कॉपी बनाइए, एक जेरॉक्स करा लीजिए और एक रिसीविंग करा लीजिए। जी, जी, रिसीविंग पे डेट और उस अधिकारी का साइन और मुहर करा लीजिए। जी। एक डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, हाँ, और एक डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक को हम जरूर हैंड ओवर करें। जरूर, जिससे क्या होता है कि फर्दर अगर आप उसको फॉलो अप करेंगे तो आप उसको दिखा सकते हैं कि इस तारीख को मैंने दिया था जी, और अभी तक इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रिस्पॉन्स नहीं आया है। ज़्यादातर तो हम लोग कर देते हैं, कभी कभी भीड़ होता है 1-2 दिन लेट हो जाता है, जी, जी। हो सकता है, लेकिन इस तरह की समस्याओं को हम लोग तुरंत ही रिस्पॉन्स करते हैं। इस तरह की जो समस्या है 2 तरह की होती है। एक, या तो मेरा सेम बैंक में है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरा एसबीआई में अकाउंट है, मैंने जो ट्रांसफ़र किया पैसा वो एसबीआई में कर दिया। कभी कभी होता है जैसे मेरा एसबीआई में अकाउंट है, मैंने अदर बैंक में ये कर दिया, तो उसके लिए टाइमिंग क्या लगता है? और अगर सेम बैंक है तो उसके लिए क्या समय सीमा होता है कि इतने समय में आपका पैसा रिवर्ट हो जाएगा? देखिए विकास जी, अगर सेम बैंक है, जी, जैसे हमारा इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, जी, जी, अगर आपने हमारे इंडियन ओवरसीज़ बैंक में ही ट्रांसफ़र किया था, वो ट्रांसफ़र होता है, जी, वो नेफ्ट या आरटीजीएस उसको नहीं कहेंगे, तो वो इंटरनल ट्रांसफ़र होता है। जी, तो ऐसे केसेस में हम लोग अपने अधिकारों का यूज़ करके उसको तुरंत ही वापस करा देते हैं। जी, या तो जिस ब्रांच में हमारी बैंक के गया है, दूसरे शाखा में गया है, जी, वहाँ से हम लोग बात करके उसको रिवर्स करा देते हैं। जी, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये दूसरे बैंक में चला जाता है, तो वहाँ हमारा अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है। जी, जी, तो हमें कई बार तो हम कस्टमर को हेल्प करने के लिए हम वहाँ के बैंक मैनेजर का नंबर गूगल से भी निकालते हैं, जी, या अपने दोस्त जो पोस्टेड हैं दूसरे बैंकों में उनसे भी नंबर लेके डायरेक्ट बात करते हैं वहाँ के मैनेजर से, जी, और हम उनसे तुरंत ही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप ये पैसा तुरंत ही वापस करा दीजिए अगर अवेलेबल है तो। जी, समस्या प्राइवेट बैंकों में होती है जहाँ पे हमें कोई भी नंबर उनका मिल नहीं पाता है, क्योंकि उनका सेंट्रलाइज एक ही ईमेल है और फिर वो उनका ब्रांचेस का ईमेल नहीं होता है। होता क्या है, कभी कभी वो ये भी सोचने, इग्नोर करने लगते हैं कि मैं ये क्यों करूं। ऐसे बहुत ही कम है, मुझे तो लगता है कि जहाँ तक मेरा अभी 10 साल की नौकरी हो गई है तो ऐसे तो कम ही बैंकर मिलेंगे, खासकर गवर्नमेंट बैंक में, जी, जो आपकी समस्या को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। जी, नहीं तो हम लोग ज़्यादातर तो सपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है आप हमारे कस्टमर हैं, कस्टमर ही भगवान है, आप ही से हमारा बैंक भी चल रहा है और आप ही से हमें तनख्वाह भी मिल रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये आपका बड़प्पन है सर कि आप ऐसा सोचते हैं। धन्यवाद विकास जी।
एक रिलेशन बन जाता है जब हम किसी ब्रांच में जाते हैं। 3 साल एक ही ब्रांच में हमें रहना पड़ता है, लेकिन उन 3 साल में हम एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं कि जब भी फ़ोन करें जी तो एक दूसरे को याद कर सकते हैं। बिल्कुल कि हाँ, बिल्कुल सर, ऐसे ये तो होता है, अगर आप हमारे साथ हैं तभी हम आपके साथ हैं। सही बात है। तो एक बड़ा अच्छा होता है कि पूरे देश में एक तो हमारी नौकरी रहती है, कहीं भी जा सकते हैं, तो हर जगह हमारे बड़े अच्छे संबंध बन जाते हैं जी इस तरह। क्योंकि अगर हम हेल्प नहीं करेंगे आपकी तो कैसे हेल्प आपका होगा, जी क्योंकि वहाँ पे तो हम ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। बिल्कुल सर तो हम बिल्कुल। लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी हेल्प की जाए। जी जी धन्यवाद सर। आपसे बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिली, करेंट अकाउंट से रिलेटेड भी, और जो हमारे मन में डाउट्स था ट्रांजेक्शन्स को लेके कि करेंट अकाउंट में हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर क्या होता है, कभी रॉन्ग ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर उसके लिए जो सोल्यूशन आपने दिया उससे मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुआ आज चलिए, कि धन्यवाद नहीं विकास ये जी। चीज़ ऐसा होना चाहिए और ये करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मैं एक बार ये सोच लेता था कि नहीं अगर हो गया तो फिर आप अपने पैसों को भूल जाइए। मैं ये अभी तक मेरे मन में ये डाउट था कि तो फिर ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा, मैं कैश में ही काम करूँगा। नहीं, बिल्कुल आप कैश में तो अभी मोदी जी भी चाह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया जी, बने, जी। कैश को कम से कम यूज़ किया जाए। अब तो ये भी है कि 20 लाख ज़्यादा अगर आप कैश निकालते जी। हैं सेविंग अकाउंट में, जी और करंट अकाउंट का 1 करोड़ का लिमिट है साल का, जी तो आपका TDS भी कटेगा, पैसा कटने लगेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो जाएगा। जी तो कोशिश करिए। और अगर आपका 75% से ऊपर अगर आपका डिजिटल में ट्रांजेक्शन है जी तो आपके लोन में भी आपको फ़ायदा मिलता है। और अगर आपका 75% से ऊपर डिजिटल ट्रांजैक्शन है तो आपका ITR फाइलिंग और जो आपका इंस्पेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के से, तो वो भी आपको वहाँ पे छूट मिल जाती है और अच्छा, आपको परेशान नहीं किया मतलब जाता है। टर्नओवर अगर हमारा 75% डिजिटल ट्रांजेक्शन डिजिटल होता है, डिजिटल है तो तो आपको इसमें गवर्नमेंट जो है बहुत ही हेल्प करती है, क्योंकि वो जानती है कि सब देखिए अगर आप ये डिजिटल कर रहे ये हैं। चीज़ ये जानकारी आपने हमको आज नया दिया कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होने पर जब 75% अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसका बेनिफिट हमारे ITR वगैरह में भी होता है। जैसे हमारा सिविल भी, इसका मतलब कि सिविल भी इम्प्रूव होता हाँ, है। आपका सिविल भी इम्प्रूव होगा अगर आप लोन लेते हैं। और एक आपका एक पहचान बनती है कि जब भी आप कभी लोन के लिए जाएंगे जी तो मैनेजर वहाँ देख के ही समझ जाएगा कि आपका काम एकदम पक्का है, जी। आप कुछ भी इधर उधर गलत काम नहीं, क्योंकि नहीं। सारे गड़बड़ काम जो होते हैं कैश से ही होते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो वो आपका ट्रांजैक्शन देखते ही समझ जाएगा कि आप अपने फर्म के लिए ही सारा पैसा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है सर। अभिषेक जी आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली आज। ठीक है, और इस जानकारी से जैसे मैं करेंट अकाउंट सोच रहा था खोलूँ ना खोलूँ, फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करूँ या ना करूँ, आपसे बात करके और आप मेरी समस्याओं का जो समाधान हमको दिए उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हुआ आज। और मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में सोचूंगा, अपना करेंट अकाउंट खोलने के बाद RQ कोड से ही पैसा लूँगा और कोशिश करूँगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन हो वो डिजिटल ही ट्रांजेक्शन जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आप आए यहाँ पे। और मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को भी समझ में सब कुछ आया होगा। और अगर आपकी कुछ समस्या है तो आप कमेंट में इसको अपना लिख के पूछ सकते हैं कि क्या आप जानकारी चाहते हैं। दोस्तों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। नमस्कार दोस्तों।